सोनिया बिस्तर की चादर दुरुस्त कर रही थी। बेड पर 2 कंबल थे जिन्हें उठाकर उसने कुर्सी पर रख दिया था। चादर दुरुस्त करके उसने एक कंबल बेड पर रख दिया और दूसरा उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, रात के आखिरी पैर यहाँ अच्छी खासी सर्दी हो जाती है। अगर तुम एक कंबल में सर्दी महसूस करो तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी। मैंने उसकी बात काट दी। तुम चाहो तो ये दूसरा कंबल भी ले जा सकती हो। सोनिया मुझे घूरते हुए कमरे से निकल गई। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। इसमें शुबा नहीं कि दिन भर घूमने से मैं बहुत थक गया था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं एक बार फिर माजी में पहुंच गया। मम्मी डैडी, चाचा प्रताप सिंह, महाराज, थाई, जानकी और कई चेहरे मेरी नजरों के सामने घूमते चले गए। रंगोली और सरदार थालूब, उन्होंने हमारा कितना साथ दिया था। सोनिया भी चियांग राय से हमारी पार्टी में शामिल हुई थी। इसकी माँ पुलिस में थी, लेकिन दूसरों की तरह वो भी करप्शन की दलदल में धंसी हुई थी। इसकी मौत के बाद ही सोनिया पर इंकिशाफ हुआ कि इसकी माँ करप्ट थी और शहनशाह के खिलाफ एक घिनौनी साजिश में शरीक थी। माँ की गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए वो हमारे साथ मिल गई और गोल्डन ट्राई एंगल में भी हमारे साथ गई थी, जहाँ कदम कदम पर मौत से हमारा सामना होता रहा था। गोल्डन ट्राई एंगल से निकलकर जब हम बर्मा पहुंचे तो सोनिया बूमा और हुफा के साथ हिंदुस्तान की तरफ निकल गई थी और मैं जानकी के साथ शाओलिन टेम्पल के रास्ते पर चल पड़ा था। मेरा ख्याल था कि सोनिया से दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वो जयपुर में मिल गई और अब जयपुर से सैकड़ों मील दूर हिमालय की गोद में भी वो अचानक और बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर मुझे मिल गई थी। गोल्डन ट्रायंगल में जो कुछ हुआ था वो तो मुझे याद था और मुझे अब तक उस पर नेदामत थी, लेकिन सोनिया को इसका एहसास नहीं था। उसने जयपुर में भी कोशिश की थी और यहाँ भी गोल्डन ट्राई एंगल वाले वाक़े को दोहराने की कोशिश में थी, लेकिन मैं उसे दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता था जिससे मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होने लगे। यही सब कुछ सोचते हुए मैं नींद की आहोश में पहुंच गया। आहट से मेरी आंख खुल गई। सुबह के 7 बज रहे थे। सोनिया मेरे लिए चाय का कप लिए खड़ी थी। इस वक्त खासी सर्दी थी और सोनिया ने शाल ओढ़ रखी थी। मुझे चाय देकर वो कमरे से चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं कमरे से बाहर निकला। रात को शुभा ने बताया कि योगी धीराज सुबह 7 बजे आता है, लेकिन आज वो अभी तक नहीं आया था और फिर 8 बज गए। मैं सोनिया के साथ शुभा के कमरे में आ गया। वो योगी के इंतजार में बैठी हुई थी ताकि अपनी मशक शुरू कर सके, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। आप शिव आसन की मशक करेंगे ना शुभा जी? मैंने कहा। शुभा ने इस बात में सर हिला दिया तो मैंने कहा, आइए आइए मशक आपको मैं करवा देता हूँ। मैं योगा के बारे में इतना इल्म तो रखता हूँ कि किसी को ये बेजरर मशक करवा सकूँ। आप यहाँ लेट जाइए। मैंने फर्श पर बिछी हुई दरी की तरफ इशारा किया। शुभा कुर्सी से उठकर दरी पर लेट गई और मैं उसे हदायत देने लगा। आपको ये आसन बनाने में दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सीधी लेटिए। आपकी एड़ियां मिली हुई हों, हथेलियां फैलाकर हाथों का रुख ऊपर की तरफ रखिए और अब आंखें बंद कर लें। शुभा एक हफ्ते से ये प्रैक्टिस कर रही थी। उसे मेरी हदायत पर अमल करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। मैं मुसलसल बोल रहा था, अब आप आंखें बंद कर लें और अपनी तमाम तर तवज्जो सीधे पैर के अंगूठे पर मरकूज रखें और ये तस्वुर करें कि आपके पैर के अंगूठे का तनाव खत्म हो रहा है। मैं तकरीबन 1 घंटे तक खामोश रहा और फिर हदायत देने लगा, आपके अंगूठे में तनाव नहीं रहा। अब आप अंगूठे के 7 वाली उंगली पर तवज्जो मरकूज करें और ये तस्वुर करें कि उस उंगली का तनाव खत्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अब बारी बारी दूसरी उंगलियों के बारे में भी यही तस्वुर कीजिए। अब दूसरे पैर की तरफ आ जाइए और अंगूठे से शुरू करके इस तरतीब से इस तस्वुराती अमल को दोहराइए। अब एक बार फिर सीधे पैर की तरफ आ जाएं और पिंडली पर तवज्जो मरकूज रखें और अब दूसरी पिंडली का तनाव भी इसी तरह खत्म कर दीजिए। अब सीधी टांग कूल्हे तक और फिर उल्टी टांग कूल्हे तक, उसके बाद पेट और सीने पर तवज्जो मरकूज करें और ये तस्वुर करती रहिए कि तनाव खत्म हो रहा है। ठीक। अब हाथों और बाजुओं की बारी है। इनका तरीका भी यही है। गर्दन, चेहरे, नाक, कान, आंखें और जिस्म के हर हिस्से का तनाव इसी तरह तस्वुर में खत्म कीजिए। अब आखिर में दिमाग की तरफ आ जाइए। दिमाग का तनाव खत्म करते हुए ये जुमले दोहराती रहिए। मेरे दिमाग पर अब कोई बोझ नहीं है। मेरा दिमाग बिल्कुल पुरसुकून और आजाद है। ये जुमले 5-6 मरतबा दोहराइए और अब दोबारा ये अमल सीधे पैर के अंगूठे से शुरू कर दें। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप ये अमल जारी रखिए। मैंने शुभा को ये मशक 20 मिनट तक कराई और फिर उसे उठा दिया। आपको कभी दिल का दौरा तो नहीं पड़ा शुभा जी? मैंने कहा। अभी ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन अंजाइना की तकलीफ तो है, शुभा ने जवाब दिया। ऐसी सूरत में बेहतर होगा कि शेव आसन की इस मशक को अपनी आदत बना लें। मैंने कहा, इसे सुबह शाम जारी रखिए, कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट, लेकिन अपने गुरु से मशवरा जरूर कर लें। दिल के मरीजों और खून के दबाव को नॉर्मल रखने के लिए इससे बेहतर योगा की और कोई मशक नहीं हो सकती। अगर इस मशक को आदत बना लिया जाए तो कभी दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। तुम तो कहते थे कि सीखना चाहते हो, लेकिन शुभा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, लेकिन तुमने तो एक माहिर योगी की तरह मुझे ये मशक कराई है। योगी महाराज भी मुझे ये मशक ऐसे ही कराते हैं। ये बहुत मामूली और इब्तदाई मशकें हैं जो मैंने शाओलिन टेम्पल में सीखी थी। असल योगा तो बहुत दूर है जो मैं सीखना चाहता हूँ। तो क्या योगा की भी कई किस्में हैं? शुभा ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। बेशक, मैंने जवाब दिया। एक तो मंत्र योगा है जिससे हमें ये पता चलता है कि रूहानी कुव्वतों को बेदार करने के लिए किस किस्म की रियाजतों में या जाप की जरूरत होती है।
राजयोगा से लाशूर के दरीचे खोले जा सकते हैं और पुरस्कार ज़हनी कुव्वतें बेदार की जा सकती हैं। कुंडलिनी योगा से हमें पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जो पुरस्कार कुव्वत महवे ख्वाब है उसे किस तरह बेदार किया जाए। ये वो पुरस्कार कुव्वत है जिस पर काबू पाकर और भी लातादाद तिलिस्माती कुव्वतों को कब्जे में किया जा सकता है। ये वो कुव्वतें हैं जिनके जरिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जा सकते हैं जिनका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन पुरस्कार कुव्वतों का गलत इस्तेमाल तबाही और बर्बादी का बायस बन सकता है। हिंदू पंडित और योगी आमतौर पर इस पुरस्कार कुव्वत को तस्खीर करने के लिए जाप करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं। हठ योग योगा की वो किस्म है जिसके मुख्तलिफ आसनों पर अमल करके अपने आप को जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त, सेहतमंद और चाको चौबंद रखा जा सकता है। हठ योगी से न सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है बल्कि चेहरे पर झुर्रियां और जिस्म पर बुढ़ापे के आसार को भी रोका जा सकता है। ये जो आप शिव आसन की मशक कर रही हैं, हठ योग ही की एक किस्म है। हम अभी ये बातें कर रहे थे कि योगी धीराज भी आ गया। उसने आते ही अपनी ताकीर से आने पर शुभा से मादरत की और जब आसन की तैयारी के लिए कहा तो शुभा ने मुस्कुराते हुए बताया कि इस वक्त की मशक तो वो कर चुकी है। योगी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मैं भी मुस्कुरा दिया। इस योगी की उम्र 60 और 65 के दरमियान रही होगी। दुबला पतला जिस्म, तमाम नसें उभरी हुई और हड्डियां तक गिनी जा सकती थी। उसने सिर्फ धोती लंगोट के अंदाज में बांध रखी थी। उसकी आंखों में सुर्खी नुमाया थी। मेरी तरफ देखते उसके होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अगर मैं समझने में गलती नहीं कर रहा तो तुम वही नौजवान हो जो गौतम बुद्ध महाराज की तलाश में यहाँ आए हो। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं उछल पड़ा। आपको कैसे पता चला? परेशान मत हो, उसकी मुस्कुराहट गहरी होगी। कल रात वीरबल मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया गौतम बुद्ध महाराज मेरे गुरु हैं। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मगर वो तो कल मुझे किसी और जगह पर ले गया था जहाँ से पता चला कि गौतम बुद्ध धर्मशाला जा चुके हैं। वीरबल बड़ा पापी है। योगी धीराज बदसूर मुस्कुरा रहा था। आज अगर तुम बाहर निकलोगे तो वो तुम्हें तलाश कर लेगा और बातें बनाकर तुम्हारी जेब से फिर कुछ पैसे निकलवा लेगा। उसका धंधा यही है। खैर, तुम गौतम बुद्ध महाराज से ही क्यों मिलना चाहते हो? यहाँ और भी सैकड़ों योगी हैं जिनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, मैंने जवाब दिया। इसमें शुबा नहीं कि यहाँ बड़े बड़े माहिर फन योगी मौजूद हैं, लेकिन गौतम बुद्ध, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। उसने मेरी बात काट दी। गुरु महाराज धर्मशाला नहीं गए, यही हैं ऋषिकेश में। तुम आज शाम उनसे मिल सकते हो। कहाँ? मैंने जल्दी से पूछा। मैं शाम को यहाँ आऊंगा, तुम मेरे साथ चलना, धीराज ने कहा और फिर योगा के बारे में बातें करने लगा। योगी धीराज के बातों से मैं समझ गया कि उसके पास बहुत कुछ है। मैंने भी अगर शाओलिन टेम्पल से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन धीराज की बातें सुनकर मैं अपने आप को तफले मकतब समझने लगा और मैं वाकई तफले मकतब था। मैं यहाँ से कुछ सीखने और लेने ही के लिए तो आया था। हम बहुत देर तक योगा के बारे में बातें करते रहे। फिर हमारा मौजू शऊर और लाशऊर की तरफ मुड़ गया। योगा की तरह लाशऊर भी हमारे अंदर की पुरस्कार कुव्वत है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी इल्म और लाशऊर का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब हम योगा की बात करते हैं तो हम लाशऊर को इससे अलग नहीं कर सकते। योगी धीराज कह रहा था, हम में से किसी ने भी लाशऊर को देखा नहीं है, लेकिन उसके बेहद ताकतवर होने के असरात की बिना पर हम उसके वजूद को महसूस करते हैं। हम में से हर शख्स लाशऊर का हामिल है कि शऊर हमारे निज़ाम तनफ्फुस, निज़ाम हज़म, हरकत कलब और दीगर तमाम जिस्मानी और ज़हनी आमाल व अफ़आल पर अनदेखी हुकूमत करता है। ये एक ऐसा स्टोर रूम है जहाँ हमारी सोई हुई यादों का जखीरा मौजूद रहता है। हमारा लाशऊर ही हमारी तमाम कामयाबियों और नाकामियों का तयन करता है। ये हमारी जिंदगी को एक दहशत अंगेज ख्वाब में तब्दील करके हमें खौफजदा कर सकता है। साथ ही साथ ये जिंदगी को हमारे लिए ज्यादा खुशगवार और फरत अंगेज बनाकर हमें शाद और मसरूर भी कर सकता है। धीराज खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। वो बात जारी रखते हुए कह रहा था, मार्शल आर्ट्स में इंसान के अंदर पोशीदा पुरस्कार कुव्वतों में ची की कुव्वत का बड़ा चर्चा है। इसमें शुबा नहीं कि इंसान के जिस्म में नाव के नीचे पोशीदा कुव्वत वाकई बहुत पुरस्कार है और हर मार्शल आर्टिस्ट ची की इस पुरस्कार कुव्वत के उसूल के ख्वाब देखता है, लेकिन इसमें भी लाखों में एक आध ही मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है। मैं अपने आप को इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरा शुमार भी दुनिया के चंद ऐसे लोगों में होता है जो अपने अंदर ची की इस पुरस्कार कुव्वत को बेदार करने में कामयाब हो सके। मैं कोई शेख ही नहीं बिगाड़ रहा, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि कभी किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, बड़े कठिन और दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़ता है। उसके लिए बड़ी लगन की जरूरत होती है, साबित कदमी से आगे बढ़ना पड़ता है। मामूली सी लड़खड़ाहट सारे किए दरे पर पानी फेर देती है और मंजिल पर पहुंचने का ख्वाब खत्म हो जाता है। मैंने भी ची की पुरस्कार कुव्वत हासिल करने के लिए बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त की है, बड़ी रियादत की है। मेरी कामयाबी में मेरे मास्टर का भी बड़ा हाथ है जिन्होंने मुझे संभाले रखा और मेरे पाए इस्तकलाल में लग्जश नहीं पैदा होने दी। और मेरी लगन भी थी जो इस पुरखार रास्ते पर कुशां कुशां मुझे आगे धकेलती चली गई। और बिलाकर मैंने अपने अंदर पोशीदा हजारों पुरस्कार कुव्वतों में से एक ची पर काबू पा लिया। मैं अगर चाहता तो ये पुरस्कार कुव्वत हासिल हो जाने के बाद अपने आप को सुपरमैन साबित कर सकता था, अपने सामने दौलत के अंबार लगा सकता था, किसी भी शख्स को अपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई गंदी ख्वाहिश नहीं उभरी थी।
मेरे दिल में कभी कोई हवस पैदा नहीं हुई थी, ख्यालात कभी परागंदा नहीं हुए थे। मैंने इस पूरी इसरार कुव्वत को कुदरत की एक अमानत समझकर अपने आप में महफूज रखा हुआ था। योगी धीराज की बातों ने मेरी आतिशी शौक को कुछ और भी भड़का दिया था और मैंने कुछ अरसा वहाँ रहने का फैसला कर लिया था ताकि इससे कुछ हासिल कर सकूं। धीराज के जाने के बाद हम देर तक उसके बारे में बातें करते रहे। फिर सोनिया उठकर काटे के छोटे से किचन में चली गई और किचन की तरफ से कुछ ही देर बाद अंडे और पराठे तलने की खुशबू आने लगी। इसी दौरान में शुभा देवी से मैं बातें करता रहा। शुभा देवी बता रही थी कि उसने ये डेकोरेटेड काटे 2000 रुपए माहवार किराए पर हासिल किया था और कुछ बर्तन बाजार से खरीद कर अपने पकाने खाने का बंदोबस्त भी कर लिया था। इस तरह बहुत सी ज़हमतों से वो बच गए थे। सोनिया ने कई हिंदुस्तानी खाने बनाना सीख लिए थे और शुभा बता रही थी कि सोनिया उसकी बड़ी खिदमत करती है। हमारी गुफ्तगू के दौरान ही में सोनिया ने दरवाजे पर नमूदार होकर बताया कि नाश्ता तैयार हो चुका है। हम उस कमरे में आ गए जो निशस्त गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। सोफे और कुर्सियों के दरमियान अगरचे सेंट्रल टेबल मौजूद थी, मगर सोनिया ने वो मेज हटा दी और सोफे और कुर्सियां भी एक दूसरे से फासले पर कर दिए थे। बीच में दरी का फर्श था जिस पर सोनिया ने दस्तरख्वान बिछाकर नाश्ता लगा दिया। तकोने पराठे, अंडों का आमलेट भी था और दूसरी प्लेट में हाफ फ्राई अंडे भी थे। उनके साथ एक कटोरी में दाल थी और बगैर घी के एक चपाती। योगा की मशकों में मुर्गन और बारी गजाएं खाने की ममानियत थी और ये दाल और चपाती शुभा के लिए थी, जबकि पराठे और अंडे मेरे और सोनिया के लिए थे। हिंदू वैसे भी मांसखोर नहीं होते और मुझे भी सब्जियां और दाल वगैरह खाने की आदत सी हो गई थी और इस वक्त का नाश्ता तो बड़ा जबरदस्त था। मेरा एक तजर्बा ये भी था कि गोश्त खोरी की पाबंदी सिर्फ हिंदुओं तक महदूद रह गई थी जो धर्म के करीब थे, जबकि आज के दौर में अक्सर हिंदू भी बाकायदगी से गोश्त खाने लगे। नाश्ते के दौरान में इस गोश्त खोरी के हवाले से बातें करते हुए शुभा देवी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। मैं गोश्त से परहेज नहीं करती, कभी कभी गाय का गोश्त भी खा लेती हूँ। उसने कहा, हिंदू गाय का गोश्त इसलिए नहीं खाते कि इसे वो भगवान समझते हैं, लेकिन कितनी हैरत की बात है कि हिंदू गौ माता को कसाईयों के हाथ फरोख्त कर देते हैं कि फेर दो इसके गले पर छुरी। है ना मजे की बात तो वाकई मजे की थी, लेकिन मैं इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं भी शुभा के बारे में कुछ नहीं जानता था। गौ माता और कसाई की बात से अगरचे कुछ अंदाजा हो गया था, लेकिन न जाने मेरी कौन सी बात उसे बुरी लग जाती, इसलिए मैंने ये मौजू ही बदल दिया। नाश्ते के बाद हम काठी से बाहर आकर खुली फजा में कुर्सियों पर बैठ गए। मौसम बहुत खुशगवार था, आसमान पर बादल भी थे और बर्फ पोश पहाड़ी चोटियों पर बादलों ने कोई मुस्तकिल डेरे बना रखे थे। ये काठी जिस पहाड़ी पर जमीन की सतह से तकरीबन 200 फुट की बुलंदी पर था, इससे ऊपर भी चंद काठी नजर आ रहे थे। एक पथरीला रास्ता पहाड़ी पर बल खाता हुआ ऊपर तक चला गया था। ये रास्ता इतना कुशादा था कि 2 कारें पहलू व पहलू आसानी से चल सकती थी। इस सड़क के अलावा शाम की तरह बल खाती हुई कई पगडंडियां थी जिनसे ऊपर आने जाने का फासला बहुत कम था। शुभा देवी दिल की मरीजा थी, पहाड़ी पर चढ़ना उसके लिए मुश्किल और तकलीफ देह काम था। वो जब से यहाँ आई थी सिर्फ 2 मरतबा बाजार की तरफ गई थी और उसके लिए भी दोनों मरतबा किराए की मोटर मंगवाई थी। उसका ज्यादा वक्त काठी के आसपास टहलते हुए या आराम करते हुए गुजरता था। ये बहुत अच्छी जगह है, वो इधर उधर देखते हुए कह रही थी। मैं सोच रही हूँ कि अगर यहाँ जगह मिल जाए तो जयपुर की जायदाद फरोख्त करके यहाँ एक शानदार गेस्ट हाउस बनवा लूँ। कारोबार भी चलता रहेगा, सेहत अफजा माहौल में भी वक्त अच्छा गुजरेगा। आइडिया तो अच्छा है, मैंने कहा, लेकिन क्या आप अकेली यहाँ रह सकेंगी? अकेली क्यों? शुभा ने कहा, सोनिया मेरे पास है। अब मैंने तो उसको सब कुछ अपना मान लिया है और मुझे विश्वास है कि ये मुझे भी कभी नहीं छोड़ेगी। वो खामोश होकर सोनिया की तरफ देखने लगी। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी दीदी? सोनिया ने करीब आकर उसके गले में बाहें डाल दी। अगर वाकई आप संजीदा हैं तो मेरा एक दोस्त इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता है। मैंने कहा, उसे होटलिंग का बहुत तजर्बा है, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट बनाने में वो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। कौन? शुभा ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। ठाकुर भानु सिंह, मैंने जवाब दिया। आपने जयपुर में उसका नाम तो जरूर सुना होगा, बहुत मारूफ शख्सियत है। वो विक्रम होटल वाला ठाकुर? शुभा बोली। उसे कौन नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? वो कल तक हरी दीवार में मेरे साथ था, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो नहायत अच्छा इंसान है और बहुत मुखलिस दोस्त। मैं कई महीने जयपुर में उसके पास रहा हूँ। उसकी दोस्त राजकुमारी रूपमती। तुम रूपमती को भी जानते हो? शुभा की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। वो तो जयपुर की बड़ी मारूफ और मुतनाज़िर शख्सियत है। माफ करना, वो मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ शुभा देवी। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। लेकिन रूपमती अब मुतनाज़िर शख्सियत नहीं रही, अब वो बदल गई है। उसके बारे में तो आए दिन नए स्कैंडल सुनने में आते रहते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जयपुर के पंडितों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी, वो किसी मुसलमान मर्द के साथ, और वो मुसलमान मैं हूँ। मैंने एक बार फिर उसकी बात काट दी। क्या? वो उछल पड़ी और इस तरह देखने लगी जैसे मेरी बात का उसे यकीन ना हो।